लगातार ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। दिल्ली तक गूंज है सचिन वाजे मनसुख हिरेन हत्या का मामला। परमबीर सिंह के मुद्दे को लेकर सियासत से लेकर कोर्ट कचहरी तक संग्राम छिड़ा हुआ है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है तो सचिन वाजे की आज कोर्ट में पेशी भी है। वाजे को लेकर एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 मार्च को वाजे ने फोन करके मनसुख हिरेन को थाने बुलाया था और साथ ही साथ 3 से 4 लोग भी मौजूद थे, ये भी खबर मिल पा रही है। और इसके बाद दफ्तर में लौटकर वाजे गया भी था और उसके बाद एक रेड को भी अंजाम दिया था, यानी कि गुमराह करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी ताकि ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाए कि मनसुख हिरेन की मौत के वक्त वो वहां पर नहीं था। यानी दोनों चीजों को बैलेंस बनाकर आगे इस घटना को अंजाम दिया गया था। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अपडेट क्या मिल पा रहा है और दूसरी तरफ सियासत अलग से गरमाई है पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो थे ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी दिन प्रतिदिन और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस कई नेताओं के साथ गवर्नर से मिले थे और देखिए 24 घंटे के भीतर ही भीतर लगता है उनकी जो गवर्नर के साथ मीटिंग थी वो रंग लाई है, क्योंकि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अब एमवीए को तलब किया है और कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो ये खत लिखा है जिसमें आरोपों की झड़ियां लगा दी थी, उसका एमवीए सरकार के पास क्या जवाब है। एमवीए ने पलट में कहा है कि अपना पक्ष वो जल्द ही गवर्नर के सामने रखने वाली है। अब कब मुलाकात होगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है गवर्नर तो महाराष्ट्र में है नहीं 28 तारीख तक, तो कैसे होगा क्या होगा। फिलहाल तो एक बार फिर से लगता है कि एमवीए सरकार बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हमला बोल रही है। कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अब तो सरकार के पास मॉरल ग्राउंड कोई बचा ही नहीं है, इतने सारे गुनाह हैं जो उजागर हो गए हैं। तो यानी जो राजनीति है वो हर घंटे गरमा रही है। गवर्नर ने अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नर ने सरकार को तलब किया है, एमवीए ने कहा है वो अपना पक्ष रखेगा। ऑफिशियल अभी एमवीए ने बोला नहीं है वो कब जाएगा, लेकिन राजनीति तो हर घंटे गरमा रही है। चलिए आप नजर बनाए रखिए पंकज, आगे भी आपके पास लौटते रहेंगे। लेकिन मुंबई से दिल्ली तक बीजेपी बनाम शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सियासत में आरोपों का शोर तेज हो रहा है और दूसरी तरफ उधर सरकार भी चौतरफा हमले में फंस चुकी है। तो बीजेपी को घेरने में तीनों दल अब एक साथ नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री ने खुद कहा है ना जांच करो। गृह मंत्री हमारे अनिल देशमुख जी ने ये खुद कहा है, एक्स पुलिस कमिश्नर ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री साहब को और जो एलिगेशंस किए हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमें सबको लगता है अगर जांच होगी तो जैसे गृह मंत्री कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और दूध में किसने पानी मिलाया है परमबीर सिंह के वो भी पता चल जाएगा। हम ये सोचते हैं कि शायद कांग्रेस की ओर से इस गंभीर प्रकरण के बारे में अगर जांच की वो मांग कर रहे या फिर वो माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट लेकर इस गंभीर बात के लिए वो चर्चा कर रहे हैं तो स्वागत है, मगर वो इसलिए जा रहे होंगे कि ये सारे गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस भी आपके साथ है, आप गलतियां छुपाओ हम आपके पीछे हैं, ये भावना के साथ अगर जा रहे हैं तो फिर एक दिन जनता भी इनको ना करेगी ना नहीं रही। महाराष्ट्र में न्याय प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शक है, मुख्यमंत्री की निगरानी भी होती है ऐसे कामों में, तो मुझे लगता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले हम इस बारे में शायद सोचते थे, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष इस पूरे मामले में एक गंदी राजनीति कर रहे हैं तो हमें लगने लगा है कि इस गंदी राजनीति का शिकार हमको नहीं होना चाहिए। दोषी मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, वे अभी भी अपने एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके उनका काम चल रहा है, ना वे इस्तीफा देंगे ना वो जनता के सवालों का जवाब देंगे। महाराष्ट्र की सरकार कान खोल करके सुन ले, अतीत में भी देखा है कि दुर्योधन का अहंकार बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया था। झूठ को बहुत लंबी आयु नहीं होती। महाराष्ट्र सरकार के दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा।
मुंबई के एक 5 स्टार होटल के कमरे में एनआईए देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस के सबूत तलाशने के लिए कोना कोना छान रही है। और ये कमरा 100 दिनों के लिए एडवांस बुक था सचिन वाजे के लिए, और इसी कमरे में वाजे की सीक्रेट डील के लिए मीटिंग होती थी। वाजे, पैसा और वो महिला, इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द सबसे हाई प्रोफाइल केस की जांच घूमती हुई आपको दिखाई देगी। आज पैसा और महिला की डबल मिस्ट्री को सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर। दरअसल कानूनी फंदा वाजे पर कस चुका है, लेकिन पैसा और महिला का राज अब तक वाजे के सीने में दब है। एक बार नहीं सैकड़ों बार सचिन वाजे से 5 सवाल पूछे गए, लेकिन उसने मुंह पर ताला लगा रखा है। सबसे पहले आपको बता दें कि एनआईए की टीम वाजे से पूछताछ में कौन कौन से 5 सवाल जानना चाहती है। सवाल नंबर 1, 5 सितारा होटल में मास्क वाली महिला कौन थी? सवाल नंबर 2, महिला के हाथ में नोट गिनने वाली मशीन क्यों थी? सवाल नंबर 3, 5 काले बैग को लेकर 5 सितारा होटल क्यों गए? सवाल नंबर 4, होटल में 100 दिनों के लिए रूम एडवांस में क्यों बुक था? सवाल नंबर 5, फर्जी नाम और पहचान से रूम नंबर 1964 में क्यों ठहरे? इन सवालों का जवाब देने के बजाय सचिन वाजे एनआईए के सामने माइंड गेम खेल रहा है। महिला और बैग को लेकर वाजे ने अब तक कुछ नहीं उगला है, यानी अपने तजुर्बे का इस्तेमाल जांच टीम को गुमराह करने के लिए वो बखूबी कर रहा है। ये तब है जब एनआईए को सचिन वाजे का फर्जी आधार कार्ड मिल चुका है, जिसके जरिए वो होटल में रुकता था। सवाल सीधा है कि एक पुलिस अफसर को फर्जी पहचान के साथ होटल में ठहरने की जरूरत क्या थी? सीधे शब्दों में कहें तो दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। साउथ मुंबई की एक 5 स्टार होटल में सचिन वाजे ने 100 दिनों की बुकिंग क्यों कराई थी? सीसीटीवी फुटेज इस होटल के एनआईए ने प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें सचिन वाजे दिख रहे हैं। उनके साथ 4 से 5 बैग्स थे। उस बैग में क्या था एनआईए ये जानना चाहती है। एक महिला उनके बारे में दिख रही है जिसके पास कैश काउंटिंग मशीन है। 2 कैश काउंटिंग मशीन एनआईए एक मर्सिडीज कार से जब्त कर चुकी है। क्या ये वही कैश काउंटिंग मशीन थी? आखिरकार किसी कैश का डीलिंग हुआ था यहाँ पर या जिलेटिन स्टिक्स थी? ये सारे सवाल एनआईए के सामने हैं और उस महिला की तलाश भी एनआईए कर रही है। फिलहाल सचिन वाजे को ये सारे सवाल एनआईए ने पूछे हैं और ये जानने की कोशिश कर रही है घटना के इतने पास, यानी कि 16 से 20 फरवरी तक सचिन वाजे 5 स्टार होटल में क्या कर रहे थे। ये बात आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए होटल के रूम नंबर 1964 से जुड़े हुए वाजे की टॉप सीक्रेट डिटेल के बारे में आपको बताते हैं। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार मिली, लेकिन उससे ठीक पहले 16 फरवरी को वाजे एक महिला के साथ मुंबई के मशहूर होटल में देखा गया जहां वो ठहरा था। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में पता चला कि होटल के अंदर सचिन वाजे एक महिला के साथ दिखाई दिया था। महिला के हाथ में नोट गिनने की मशीन थी। महिला की शिनाख्त में मुश्किल आ रही है क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क था। महिला की मिस्ट्री सुलझाने के लिए एंट्रेंस, लॉबी, लिफ्ट होते हुए रूम तक के करीब 35 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हर एंगल से तस्वीर को देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की मदद तक ली जा रही है। बड़ी बात यह है कि वाजे ने महिला को पहचानने से इनकार कर दिया है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ अहम सुराग एनआईए के हाथ लग गए हैं। सचिन वाजे एक बड़ा केस हैंडल कर रहे थे। केस मुंबई में काले धंधे से जुड़ा था। केस में कई महिलाओं और लड़कियों से पूछताछ हो रही थी। शक है केस से जुड़ी एक महिला वाजे के साथ थी, लेकिन महिला कौन थी अब एनआईए पहचान में जुटी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर महिला की पहचान इस केस में क्यों जरूरी है, तो सुनिए इसकी 5 बड़ी वजह। वजह नंबर 1, वाजे के 5 काले बैग की राजदार है महिला। वजह नंबर 2, महिला के हाथ में नोट गिनने की मशीन थी। वजह नंबर 3, बैग में पैसा था या कुछ और, महिला ये राज खोलेगी। वजह नंबर 4, एंटीलिया के बारे में महिला को जानकारी थी। वजह नंबर 5,
रूम नंबर 1964 की राजदार और गवाह दोनों है महिला। एनआईए को अब तक जो फुटेज मिली है उसमें वो महिला वाजे के साथ पहले उसकी कार में नजर आई, फिर होटल के अंदर। यानी महिला को वाजे अच्छी तरह से जानते थे और वो महिला वाजे को भी जानती थी। वाजे 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक होटल में रुके थे। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक 16 फरवरी को महिला के साथ वाजे होटल पहुंचे थे। उस वक्त वाजे की कार में महिला भी थी और 5 काले बैग भी थे। यानी सारी कड़ियां अब महिला से सीधी जुड़ रही हैं। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। बीजेपी में शामिल हुए बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती आज पहली बार बंगाल में प्रचार के लिए मैदान में उतरे। मिथुन 4 रोड शो नवजोत यहां करेंगे और साथ ही साथ स्टार वॉर खूब देखने को मिलेगी, क्योंकि फिलहाल बांकुड़ा में मिथुन हैं और वहां पर प्रचार कर रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ वहां पर नजर आ रही है और प्रचार का आज क्योंकि मीनाक्षी आखिरी दिन है, तो ऐसे में ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। रैलियों का अंबार एक तरीके से है। सागर में ममता बनर्जी की जनसभा हुई है और एक बार फिर से ममता ने चंडी पाठ किया है। मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमादात्री सहस्रदा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मोक्षद देवी नारायणी नमोस्तुते। अंग महादेव अंग महत्तानंग महाजोगी महेश्वरम महापापो हरंग देवंग मकराय नमो नमो। नमस्ते ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्ते जलदा भाषे नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भालो थाकुन मा भाई बोनेरा आमार सबाई। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमादात्री सहस्रदा नमस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मोक्षद देवी नारायणी नमस्तुते। अंग महादेव अंग महत्तानंग महाजोगी महेश्वरम महापापो हरंग देवंग मकराय नमो नमो। नमस्ते ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। दादा अभी इतने क्राउड में क्या I cannot hear anything. आप ये बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो सर बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत। आई सेड यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। बट तो एक तरफ दीदी का पाठ मीनाक्षी आपने सुना और वहीं दूसरी तरफ दादा रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इनको जिता दो। सूर्याग्नि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, 27 को पहले चरण का मतदान होना है 30 सीटों पर, लेकिन उससे पहले आज पूरी ताकत टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी। जी बिल्कुल, क्योंकि आज एटलीस्ट फर्स्ट फेज के इलाकों में लास्ट दिन है कैंपेनिंग का, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 1 इंच भी नहीं छोड़ेगी। अगर ममता बनर्जी कैंपेन करिए खुद, तो बीजेपी ने चुनाव क्षेत्र में उतार दिया है उनका ब्रह्मास्त्र, जिसको मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, और वो यहाँ पर बांकुरा के सालतोरा में उन्होंने कैंपेन शुरू किया है। यहाँ पे उनका रोड शो खत्म हुआ, हमने बात की उनसे पूछा 2 सवाल उनसे पूछा कि कितने कॉन्फिडेंट है मिथुन चक्रवर्ती कि बीजेपी जीतेगी। उनका दावा है कि डेफिनेटली बीजेपी जीतेगी। और दूसरा बड़ा जो घोषणा उन्होंने किया, मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो भी कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी 13 सीटें हैं बीजेपी के जिनके नाम अभी तक आए हैं नहीं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो कैंडिडेट्स के लिए वो हर क्षेत्र जाके कैंपेनिंग करेंगे। और यहाँ बांकुरा से उन्होंने शुरुआत की है। मीनाक्षी, शुक्रिया आपका सूर्याग्नि इस जानकारी के लिए।
पश्चिम बंगाल में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी ने हैवी वेट प्रचारकों की फौज जमीन पर उतार दी है। और देखा जैसे कि आपने कि पहली बार मिथुन चक्रवर्ती भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी के भी आज धुआंधार प्रचार हैं। तो दूसरी तरफ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी आज मैदान में होंगे, क्योंकि आखिरी दिन जबरदस्त दंगल है। আমি একটা কোবরা গোখড়ো আমি এক ছবলে ছবি। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी, ये आखिरी दिन का प्रचार युद्ध है। पहली बार मिथुन चक्रवर्ती मोर्चे पर उतरे हैं। आखिरी वक्त में हवा का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ने की तैयारी है। मिथुन के स्टारडम के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है। मिथुन चक्रवर्ती यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वो प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पे बहुत भीड़ हुई है उनके फेवरेट सुपरस्टार को देखने के लिए। अब यही बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। सालतोड़ा में नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे मिथुन बीजेपी के समर्थकों के लिए वो आज रोड शो करेंगे। पहला चरण आखिरी दिन बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जय श्री राम। पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम दिग्गज आज चुनावी समर में पसीना बहा रहे हैं। जरा देखिए आखिरी ओवर में टीम बीजेपी किस अंदाज में मैदान मारने की तैयारी में है। मिथुन चक्रवर्ती का बांकुड़ा, सलतोरा, झारग्राम, रायपुर में रोड शो। अमित शाह की पुरुलिया, झारग्राम, तमलुक, बिष्णुपुर में जनसभा। योगी आदित्यनाथ की सागर, चंद्रकोना, नंदीग्राम में जनसभाएं। राजनाथ सिंह की जयनगर, चंडीतला, तलदांगरा में जनसभाएं। लेकिन सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ पर हैं, जो आज नंदीग्राम के संग्राम में शोलों की बारिश करने वाले हैं। बंगाल की चुनावी जंग का सबसे कांटेदार मुकाबला नंदीग्राम में ही होने जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी और प्रचार में योगी का प्रहार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नंदीग्राम में जंग जोरों पर है और माहौल पूरी तरह से सज चुका है। जगह जगह फ्लैग्स, कटआउट, पोस्टर भरे पड़े हैं। और अगर सियासी हिसाब किताब की बात करें हम, तो यहां पर 2016 में शुभेंदु अधिकारी यहां पर जीते थे टीएमसी के टिकट से, और वो ऐसी वैसी जीत नहीं थी, भारी भरकम जीत थी। लगभग 81,000 वोट से भी ज्यादा शुभेंदु अधिकारी जीते थे इस सीट से। बंगाल के चुनाव में दांव पर सब कुछ लगा है। सत्ता दांव पर लगी है तो साख का भी सवाल है। ममता बनर्जी के लिए तो ये करो या मरो की जंग है, तो बीजेपी को बंगाल में वर्चस्व बनाने का बड़ा मौका दिख रहा है। दोनों तरफ से जीत तोड़ मुहिम चल रही है। 7 मार्च से अब तक पीएम मोदी बंगाल में 4 रैलियां कर चुके हैं, तो ममता बनर्जी ने 29 रैलियां की है। और दोनों ओर से होने वाले हमलों का तो कहना ही क्या। जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा आपना के দরজা দেখাবে। জিজ্ঞেস করুন আগের বারে বলেছিলেন না 15 লক্ষ
করে সবার অ্যাকাউন্টে দেবে, পেয়েছেন? 15 লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন? কেউ পাননি? তো 15 লক্ষ টাকা নাই, বিজেপিরও ভোট নাই, মিথ্যে কথা বলবে কেন? আমি যেটা বলে যাব আমি করব, আমি করে দেখিয়েছি, বিজেপি একটাও করে দেখাতে পারেনি। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में कुछ ऐसा ही घमासान है। ममता बनर्जी की भी आज 4 रैलियां हैं। टीम बीजेपी के पास तो मैच विनर खिलाड़ियों की भरमार है, लेकिन टीम टीएमसी का दीदी पर ही पूरा दारोमदार है। बांकुड़ा से सूर्याग्नि रॉय और नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहले चरण का चुनाव है 27 तारीख को और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले चरण में दांव पर 30 सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर मीनाक्षी 2016 में टीएमसी ने अच्छी खासी पकड़ बनाई थी और विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन यहां पर हुआ था। और देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में चुनावी परिदृश्य कैसे पलटता दिखा था और इसीलिए अब 2021 की जंग को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि दांव पर बहुत कुछ है और इन सीटों पर दिलचस्पी न सिर्फ वोटर्स की बल्कि पॉलिटिकल पंडित की भी बढ़ गई है। टीएमसी के गुंडे 5 जिले और दांव पर 30 सीटें। बीजेपी के लिए चुनौती पासा पलटने की है, अनहोनी को होनी कर दिखाने की है, करिश्मा करने की है, क्योंकि ये वो पिच है जिस पर ममता बनर्जी का परचम लहराता रहा है। इस पिच पर ममता अब तक अजेय रही है। 2016 में दीदी ने यहाँ ऐसी दमदार बल्लेबाजी कर दी कि 30 सीटों में से 27 सीटें टीएमसी की झोली में आ गिरी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, आरएसपी को 1 सीट मिली थी। बीजेपी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन ये तस्वीर एक पहलू है, दूसरा पहलू बीजेपी के लिए उम्मीदों भरा है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। पहले चरण में पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा में मतदान हो रहे हैं। 4 जिले पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा जंगल महल क्षेत्र में आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जंगल महल इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनावों में इन इलाकों में सबसे ज्यादा 47% वोट हासिल हुए थे। इसीलिए बीजेपी को लगता है कि जंगल महल में चुनावी मंगल हो सकता है। ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में मात दी जा सकती है। ये वो इलाके हैं जहां शुभेंदु अधिकारी के परिवार का दबदबा रहा है। इन्हीं इलाकों में पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 रैलियां की। अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया। पश्चिम बंगाल की तटीय अर्थव्यवस्था को तृणमूल की तोलाबाज और सिंडिकेट की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हल्दिया की क्या स्थिति बनाकर रख दी है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए। सवाल ये है कि जिस जंगल महल में लेफ्ट के वर्चस्व को ममता बनर्जी ने तोड़ा, वही कहानी क्या बीजेपी दोहरा पाएगी? जंगल महल में 2016 का नतीजा दोहराया जाएगा या 2019 का ट्रेंड आगे बढ़ेगा? आज प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन जनता के दिलों में तो जनादेश अब तक दर्ज हो चुका होगा। हल्दिया से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।